हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे सेबी राजभाषा फेज 2 में पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, फेज 1 के एग्जाम में बहुत सी शब्दावली पूछी गई थी। वहां पर राजभाषा का पोर्शन कम था और हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी शब्दों को बहुत अधिक पूछा गया था। तो इस दिशा में आई एग्जाम भी हमेशा प्रयासरत है कि आपको अधिक से अधिक शब्दावली हम उपलब्ध कराएं। और आज से हम महत्वपूर्ण शब्दावली की श्रृंखला भी आरंभ कर रहे हैं, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखिए कि किस प्रकार की शेयर मार्केट से संबंधित या आर्थिक शब्दावली परीक्षा में पूछी जाती है। पहला है मांग मुद्रा बाजार। मांग मुद्रा बाजार को अंग्रेजी में कहते हैं कॉल मनी मार्केट। और कॉल मनी मार्केट जो होता है वह एक अल्पकालिक मुद्रा बाजार है जो कि वित्तीय संस्थानों को इंटरबैंक दरों पर पैसे उधार लेने और देने की अनुमति देता है। मांग मुद्रा बाजार का फायदा ये होता है कि यहाँ पर ऋण बहुत कम होते हैं और ये जो ऋण होते हैं वो आमतौर पर एक से अधिक सप्ताह का समय नहीं लेते। तो मांग मुद्रा बाजार को अंग्रेजी पर्याय यदि आपसे पूछा जाता है तो इसे कॉल मनी मार्केट कहा जाता है। नेक्स्ट है अप्रकट राशि। अप्रकट राशि को अंग्रेजी में कहते हैं डार्क मनी। और ये जो डार्क मनी है इसे आप काला धन भी कह सकते हैं। काला धन जो होता है वो गैर लाभकारी संगठनों को दान किए गए धन को परिभाषित करता है। तो डार्क मनी अर्थात अप्रकट राशि या फिर काला धन। अगला है अंकित राशि। अंकित राशि को अंग्रेजी में कहते हैं फेस अमाउंट। फेस अमाउंट या अंकित राशि या अंकित मूल्य एक वित्तीय साधन के डॉलर मूल्य को परिभाषित करता है जब इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट है बाजार बाह्य लेन देन। बाजार बाह्य लेन देन को अंग्रेजी में कहते हैं कर्व ट्रेड। कर्व ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जो प्रतिभूतियां होती हैं उनका व्यापार है। और प्रतिभूतियों को हम पहले भी बता चुके हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सिक्योरिटीज। तो बाजार बाह्य लेन देन अर्थात कर्व ट्रेड। और ट्रेड को अगर आप दूसरे शब्दों में आपसे कभी कभी पूछा जाता है तो ट्रेड को आप व्यापार भी कह सकते हैं। अगला है कोलेटरल अर्थात समपार्श्विक संपत्ति। समपार्श्विक संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति का वर्णन करता है जो एक उधारकर्ता एक ऋणदाता को ऋण सुरक्षित करने के लिए प्रदान करता है। यहीं पर देखिए कितनी सारी शब्दावली दी गई है। जैसे व्यक्तिगत आपसे पूछा जाता है, व्यक्तिगत को अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल। संपत्ति को यदि हम अंग्रेजी परिभाषित करें तो प्रॉपर्टी कहा जाता है। और उधारकर्ता को यदि हम देखें तो बोरोअर कहा जाता है। और अगर हम ऋण की बात करें तो ऋण को अंग्रेजी में कहा जाता है लोन। तो इस तरह की शब्दावली भी परीक्षा में पूछी गई है और आगे भी पूछी जाती रहेगी, तो इन सब का भी आप ध्यान रखिए। अगला है लीड्स एंड लैग्स। इसको हिंदी में कहते हैं अग्रता और पश्चता। लीड्स अर्थात अग्रता और लैग्स अर्थात पश्चता। और ये जो अग्रता और पश्चता होती है वे विनिमय दर में बदलाव का लाभ उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर भुगतान के समय का उल्लेख करते हैं। यहाँ पे भी देखिए, अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय को अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरनेशनल। और समझौतों या समझौते को अंग्रेजी में कहा जाता है एग्रीमेंट्स समझौते और एग्रीमेंट समझौता। और इसी के साथ अगर हम देखें तो भुगतान को अंग्रेजी में कहा जाता है पेमेंट्स और करेंसी को अंग्रेजी में कहा जाता है मुद्रा। तो लीड्स एंड लैग्स अर्थात अग्रता और पश्चता। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है और रेपो रेट को हिंदी में कहा जाता है पुनः खरीद दर या फिर इसे रेपो दर भी कहा जाता है। रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, भारत के मामले में यदि बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक धन की किसी भी कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। तो वाणिज्यिक बैंक यहाँ पे एक शब्द आया है, वाणिज्यिक के लिए शब्द आता है कमर्शियल। वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है और पैसे को आप फंड भी कह सकते हैं जो यहाँ पे
प्रयोग किया गया है और धन की कमी की स्थिति में यहाँ पर शॉर्टफॉल का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के कुछ शब्द आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनके अर्थ आपको बताने होते हैं, पारिभाषिक अर्थ बताने होते हैं। अगली सीरीज में भी हम इसी प्रकार के शब्दावली को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अपनी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए iExamBee को चुन सकते हैं। आपकी सफलता के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं।